हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सचिन बंसल फ्रॉम एसवेल अपडेट्स एंड आज का हमारा टॉपिक है जॉन रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। जी हाँ, ये हमारा पॉलिटिकल थ्योरी का सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर पहले हमने जेएस मिल ऑन लिबर्टी किया था एंड सेकंड टॉपिक इज आवर जॉन रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रोल्स की जो थ्योरी है जस्टिस की, उसके अंदर सबसे पहले हमें रोल्स को समझना होगा। जॉन रोल्स कौन थे, हमें इतना डिटेल में नहीं जाना थ्योरी के अंदर कि जॉन रोल्स का हम हिस्ट्री निकालने लग जाएं। जॉन रोल्स के बारे में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि उनकी विचारधारा क्या थी, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। तो जॉन रोल्स जो थे वो बेसिकली लिबरल थे, यानी कैपिटलिज्म पसंद करते थे। वो मार्क्सिस्ट से थोड़ी दूरी बनाए हुए थे। कैपिटलिज्म के अंदर रहते हुए एक वेलफेयर स्टेट के बारे में किस तरह से सोचा जा सकता है, ये जॉन रोल्स ने हमें बताया। जॉन रोल्स ने अपनी थ्योरी के अंदर लिबरल तरीके से, यानी लिबरल आइडियोलॉजी को लेते हुए किस तरह जस्टिस किया जा सकता है, समाज के अंदर जस्टिस को लाया जा सकता है, न्याय को लाया जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। लेकिन ये उस तरह से नहीं है जिस तरह के जो पुराने लिबरल्स थे, हमारे अर्ली लिबरल्स थे, पुराने उदारवादी थे, जिन्होंने ये कहा था कि हर आदमी सिर्फ अपने लिए है और वो सिर्फ अपने तरक्की के बारे में ही सोचता है। उस तरह से नहीं है ये। तो रोल्स की जो थ्योरी है वो सबसे पहले मैं समझ लें कि रोल्स की थ्योरी जो है वो अपोज करती है, किसको अपोज करती है? बेंथम और मिल के जो यूटिलिटेरियन क्लासिकल लिबरल्स थे, बेंथम और मिल, उनकी थ्योरी को अपोज करती है। यूटिलिटेरियन क्लासिकल लिबरल्स कौन होते हैं ये हम किसी और वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, बट फिलहाल हम सिर्फ इतना समझ लें कि ये बेंथम और मिल की थ्योरी से डिफर है, यानी अपोज करती है उनकी थ्योरी को। देन सेकेंड थिंग इज दैट जॉन रोल्स जो हैं वो अपनी थ्योरी को दो चीजों के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इन दो चीजों के ऊपर लेके आते हैं। अपनी थ्योरी को इन दो चीजों के बेस पे बनाते हैं। पहली चीज क्या बताई मैंने? पहली चीज मैंने आपको बताई डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो कोई थिंकर है वो थ्योरी बनाने से पहले एक एजम्पशन करता है, जिसे हम कहते हैं हाइपोथेटिकल एजम्पशन। मन में अपनी कल्पना में एक विचार रखता है कि वो ऐसी पोजीशन पर है जहां पर जितने भी लोग हैं वो सोसाइटी में नहीं रहते भी, वो लोग अलग हैं सोसाइटी से, सोसाइटी नाम की कोई चीज नहीं है। वो लोग अपने अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। वो लोग मिलके एक समाज बनाते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं, एक स्टेट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी लिबर्टी है अपनी, जो उन्हें इक्वालिटी मिल रही है, उसे और बढ़ाने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए वो एक स्टेट का निर्माण करते हैं, सोसाइटी का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब जब वो सोसाइटी का निर्माण करेंगे तो किसी भी चीज के निर्माण से पहले आप कोई फैक्ट्री लगाते हो, कोई चीज शुरू करते हो, उससे पहले उसके कुछ सिद्धांत रखते हो कि किन सिद्धांतों पे ये वर्क करेगा, किस चीज पे वर्क करेगा। तो उसी तरह किन किन क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या प्री रिक्वायर्ड नोशंस हैं, उन सब के बारे में जॉन रोल्स सोचते हैं और फिर उसमें सोचते हैं कि जस्टिस के बारे में क्या राय होनी चाहिए। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल करूंगा, उससे पहले मैं दो चीजों के बारे में समझ लेते हैं। जॉन रोल्स दो तरह के गुड्स के बारे में बात करता है। पहला वो बात करता है सोशल गुड्स और दूसरा वो बात करता है नेचुरल गुड्स। सोशल गुड्स कौन कौन से होंगे? सोशल गुड्स का मतलब है कि जो समाज से हमें चीजें मिलती है, इनकम, वेल्थ, प्रॉपर्टी, लिबर्टी, इक्वालिटी, कौन देता है? समाज ही देता है हमें। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हुई? सोशल गुड्स हुई, जो हमें समाज से मिलनी है। अब दूसरा क्या है? दूसरा है नेचुरल गुड्स। नेचुरल गुड्स क्या होंगी? नेचुरल गुड मतलब जो हमें प्रकृति ने दी है। प्रकृति ने क्या क्या चीज दी हो सकती है? प्रकृति ने हमें टैलेंट दिया हो सकता है, मेरा टैलेंट दूसरे से अलग है। इमेजिनेशन हमें दे सकती है प्रकृति, इंटेलिजेंस, मसल पावर, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जन्मजात हमें मिलती हैं, यानी कि वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर हम आम भाषा में कहें तो भगवान के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन आदमी कैसा बना है। तो इन्हें हम कहते हैं नेचुरल गुड्स। तो इन दो चीजों का जब सही ढंग से बंटवारा होगा समाज के अंदर, तभी तो समाज के अंदर न्याय आएगा। तो इन दो चीजों के बारे में जॉन रोल्स धीरे धीरे अपनी थ्योरी के अंदर बताते हैं। पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ के इस बारे में जानते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने कहा कि एक समाज होगा, समाज बनाने के लिए लोग आगे आएंगे और उस समाज को बनाने के लिए वो कुछ प्रिंसिपल्स रखेंगे। अब वो प्रिंसिपल क्या क्या होने चाहिए? पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये सिर्फ पहली बार रोल्स ने ही नहीं आजमाया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे थिंकर्स और हैं जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को लेके आगे काम किया है। ओके, तीन चीजें जो कि उन्होंने सोची
किसी भी सोसाइटी, कोई भी समाज बनने से पहले क्या क्या होनी चाहिए? पहली चीज, हर आदमी एक दूसरे के जैसा होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। हर आदमी एक दूसरे के जैसा होना चाहिए, यानी कि अगर एक समाज बनेगा तो समाज में कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ ताकतवर होंगे, कुछ कमजोर होंगे। जॉन रॉस ये बात जानते हैं, और जॉन रॉस ये भी जानते हैं कि अगर ये चारों लोग, सपोज ये 4 ही लोग हैं सपोज, और ये चारों लोग आपस में बैठते हैं, तो अमीर क्या सोचेगा? अमीर सोचेगा कि यार ये वाला लो आना चाहिए जिससे मेरा फायदा हो। गरीब सोचेगा ये वाला लो आना चाहिए जिससे मेरा फायदा हो। हर कोई अपने फायदे के बारे में सोचेगा। लेकिन अगर आप सब लोगों को ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दें कि सब लोग क्या हैं उन्हें नहीं पता, वो नहीं जानते कि हम लोग समाज में आने के बाद क्या हो जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में वो सही निर्णय लेंगे, सही प्रिंसिपल, सही सिद्धांत बनाएंगे जिनके ऊपर समाज बनेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक केक है, ठीक है। अब 2 लोग हैं हम खाने वाले। जो दूसरा बंदा है, दूसरा पर्सन है, उसने मुझे जिम्मेदारी दी कि आप इस केक को काटिए। अब मैं इस केक को कैसे काटूं? और उसके पास ये चॉइस है कि वो दोनों में से कोई भी हिस्सा उठा सकता है जो केक काटेगा। अब मैं उस केक को किस तरह काटूंगा? मैं उस केक को इस तरह काटूंगा कि दोनों को बराबर हिस्सा मिले। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा मुझे कम मिले। अगर उसने मुझे चॉइस दी होती कि आप अपना कोई भी हिस्सा उठा लेना, तब तो मैं कोशिश करता कि बड़े वाला हिस्सा अपने लिए काटूं। बट उसने कहा है मैं कोई भी हिस्सा उठा लूंगा। आप समझ रहे हैं? वो कोई भी हिस्सा अगर उठा लेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि चीज को बराबर बीच में से काटूं, ताकि वो कोई भी हिस्सा उठाए, दोनों के लिए इंसाफ बराबर हो। तो इसी चीज को पहली चीज माना है। आप लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं, ऑल द इंडिविजुअल्स आर इंडिफरेंट टू अदर। इंडिफरेंट का मतलब एक जैसे होने चाहिए। एंड डू नॉट सफर फ्रॉम द एनवी एज लॉन्ग एज द अदर इंटरेस्ट आर एज लॉन्ग एज देयर ओन इंटरेस्ट आर सेटिस्फाइड। दूसरा है, उन्होंने कहा कि जब सोसाइटी के अंदर वो लोग आएंगे तो वो लोग कोशिश करेंगे कि जो अभी उन्हें लिबर्टी मिल रही है, इक्वालिटी मिल रही है, जो भी अभी उन्हें चीज मिल रही है, उससे मैक्सिमाइज करें वो उस चीज को, लिबर्टी को मैक्सिमाइज करें। चीजों को मैक्सिमाइज करने के लिए वो सोसाइटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये नहीं कि कम हो जाए। ऐसा नहीं हो कि आपने सोसाइटी तो बना ली, उसके बाद एक राजा को बिठा दिया और राजा जो है वो आपके हक ही छीनता जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज ये दैट ईच इंडिविजुअल इज अंडर अ वेल ऑफ इग्नोरेंस। ये शब्द बहुत ध्यान रख लेना आप, VEIL, वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल ऑफ इग्नोरेंस शब्द लिखने के ही मार्क्स मिल जाएंगे आपको अगर उसे आप हाईलाइट कर दोगे। वेल ऑफ इग्नोरेंस यानी उन्होंने कहा हर एक आदमी जो है वो एक पर्दे के पीछे, वेल होता है पर्दा, एक पर्दे के पीछे है जिसमें सामने वाले को नहीं पता कि वो समाज में जाने के बाद क्या होगा। वो अमीर होगा, गरीब होगा, ताकतवर होगा, कमजोर होगा, हमें नहीं पता। यानी हम सब एक पर्दे के पीछे छुपे हुए बैठे हैं। अब हम डिसाइड करेंगे कि क्या लो होना चाहिए। ओके, इसे कहते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये सब जो चीजें हैं, रोल्स ने इन सब चीजों के बारे में सोचा और रोल्स ने कहा इस पोजीशन को, जिस पोजीशन में वो कुछ नहीं जानता दूसरे के बारे में, अपने बारे में भी नहीं जानता कि मैं क्या बनूंगा, और मैं मैक्सिमाइज करना चाहता हूं अपनी लिबर्टी, ठीक है, ऐसी सिचुएशन को रोल्स ने कहा ओरिजिनल पोजीशन। और इस ओरिजिनल पोजीशन में ही रहते हुए इंसान जस्टिस को हासिल कर सकता है, एक जस्ट समाज की स्थापना कर सकता है। रोल्स ने अपनी 2 थ्योरी थी, आप उन दोनों थ्योरी को लिख के आएंगे एज इट इज। पहली जो थ्योरी थी उसमें उन्होंने कहा दैट ईच पर्सन शुड हैव ए इक्वल राइट, ईच पर्सन शुड हैव एन इक्वल राइट टू द मोस्ट एक्सटेंसिव बेसिक लिबर्टी, टू द मोस्ट एक्सटेंसिव बेसिक लिबर्टी। इसका मतलब है कि आपको उतनी ही लिबर्टी प्राप्त है जितनी सामने वाले को है। अगर सामने वाले को कम है तो आपको भी कम है, सामने वाले को ज्यादा है तो आपको भी ज्यादा है। ऐसा नहीं होगा कि उसको कम आपको ज्यादा है, आपको कम उसको ज्यादा। आपको उतनी लिबर्टी मिलनी चाहिए जितनी सामने वाले को मिली है, तभी जस्टिस होगा। सेकंड थिंग क्या हो सकती है? सेकंड थिंग बोली है उन्होंने दैट द सोशल एंड द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर टू बी अरेंज्ड सो दैट, ये जो सोशल इनइक्वालिटी है, सामाजिक असमानता है या जो आर्थिक असमानता है, ये इस तरह से होनी चाहिए कि जो सबसे गरीब है, जो सबसे निचला हिस्सा है, तबका है, उसे सबसे ज्यादा बेनिफिट हो। अब सपोज एक समाज है, कैपिटलिस्ट समाज में ये होना बहुत आसान बात है कि एक आदमी रिक्शा पुलर है और एक आदमी सपोज डॉक्टर है। अगर वो जो डॉक्टर है
वो 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है महीने की, और जो रिक्शा पुलर है वो सिर्फ 10,000 रुपए सैलरी आ रही है उसके महीने की, या 10,000 रुपए कमा रहा है वो महीने की। तो इनइक्वालिटी तो हो गई, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो गई। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में सिर्फ सामाजिक इनइक्वालिटी भी हो गई। अब उस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए समाज क्या करे, सोसाइटी क्या करे? सोसाइटी को ये करना चाहिए कि वो जो जितनी ज्यादा पैसे कमा रहा है उस पर उतना ज्यादा हैवी टैक्स लगा दे, और उस टैक्स का जो पैसा इकट्ठा होगा उससे जो गरीब लोग हैं उन्हें मदद करें, तभी इनइक्वालिटी खत्म हो सकती है। यानी कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द लीस्ट एडवांटेज। ओके, सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला है दैट इट इज अटैच्ड टू द पोजीशन एंड ऑफिसेज open to all under the condition of fair equality and opportunity। यानी कि जितने भी ऑफिसेज हैं, जितनी भी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं, वो सबके लिए खुली होनी चाहिए। वो अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलनी चाहिए। आपके सोशल स्टैंडर्ड की वजह से, आपके इकोनॉमिक स्टैंडर्ड की वजह से वो अपॉर्चुनिटी आपको मिक्स नहीं करनी चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा है कि समाज ऐसा ना करे कि भाई ये लोग तो पढ़ सकते हैं लेकिन ये लोग नहीं पढ़ सकते। जो रिक्शा वाला है उसे भी इतनी ताकत मिलनी चाहिए कि वो ये डिसाइड कर सके कि वो अपने पढ़ के डॉक्टर बन सके। वो डॉक्टर ना बने तो उसकी इनइक्वालिटी, यानी कि उसकी कमी है। आप समझ रहे हैं? सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उस लेवल तक पहुंचने के लिए। सो रोल्स कहता है, ये दोनों उसके थ्योरीज के बात थे। रोल्स कहता है कि अगर कभी भी उसकी दोनों थ्योरी में कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो, यानी कोई भी विरोधाभास हो, तो जो पहला प्रिंसिपल है लिबर्टी वाला वो लागू होगा। यानी कि लिबर्टी को सबसे ऊपर रखा गया है, आजादी को सबसे ऊपर रखा गया। आजादी ही बेसिक है जस्टिस के लिए। अगर प्रॉपर आजादी नहीं है तो प्रॉपर जस्टिस नहीं हो सकती। दूसरी जो रोल्स कहते हैं द टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड द प्रियोरिटी ऑफ द लिबर्टी प्रिंसिपल एंड द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ जस्टिस इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ जस्टिस। जो लिबर्टी का प्रिंसिपल है वो फंडामेंटल एलिमेंट है जस्टिस का। रोल्स कहते हैं कि जस्टिस के प्रिंसिपल को फिक्स करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये डिसाइड होना चाहिए कि इट शुड बी डन दैट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इज सबमर्ज्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी। जो उदारवादी सिद्धांत है, लिबर्टी का सिद्धांत है, आजादी का सिद्धांत है, उसी के अंदर जस्टिस का भी सिद्धांत लागू हो। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन, यानी कि संविधान बनने के बाद, शुड बी सच दैट, इस तरह लागू होना चाहिए या इस तरह बनना चाहिए कि उसमें दूरदृष्टि हो, सोशल और इकोनॉमिक गोल्स को ध्यान में रखते हुए, लॉन्ग टर्म सोशल एंड इकोनॉमिक गोल को ध्यान में रखते हुए ये जो पॉलिसीज हैं वो बनाई जाएं। और दूसरी चीज ये कि इसमें जो मिनिमम लेवल पर है, यानी जो लीस्ट एडवांटेज से सबसे कम चीज मिल रही है उसे सबसे ज्यादा देने का तरीका लॉ के अंदर निकाला जाए। इस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक टैक्स वाला, कि अगर टैक्स ज्यादा रखा जाए, जितना ज्यादा आप कमाओगे उसको उतना ज्यादा इनकम टैक्स होगा, तो ये भी एक तरीका हो सकता है इनइक्वालिटी को कम करने का। दूसरा क्या है, जो रोल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे क्या कहते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे हम। जो रोल्स की थ्योरी है वो लेजर फेयर के बारे में आपने पढ़ा है। लेजर फेयर का मतलब है फ्री मार्केट, ओपन मार्केट, कॉम्पिटिटिव मार्केट लिबर्टी का लिबरल्स का पहला प्रिंसिपल है। तो लेजर फेयर और मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल जो है, जिसमें सबको बराबरी देने की बात की गई, उन दोनों कहीं बीच में झूलता हुआ है, उन दोनों कहीं बीच का पार्ट है। इसे इस तरह से लिख सकते हैं आप, रोल्स थ्योरी एज फार एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज कंसर्न्ड स्टैंड समवेयर इन बिटवीन द लेजर फेयर ऑन द वन एक्सट्रीम, एक तरफ से लेजर फेयर है, एंड द कम्युनिस्ट और द मार्क्सिस्ट व्यू ऑन द अदर एक्सट्रीम। He clearly conclude that the proper function of government is not limiting to maintaining the social order। सिर्फ समाज के ऑर्डर को ठीक करना ही सरकार का काम नहीं है, उसका काम ये भी है कि जो सबसे कम जिसे मिल रहा है उसे सबसे ज्यादा प्रोवाइड किया जाए, दूसरी उसे किसी भी तरह से कंपनसेट किया जाए। तो रोल्स की जो बेसिक थ्योरी है ये पूरी तरह लिबरल डेमोक्रेसी पे टिकी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी पे।
एक कोट है, आप लिबरल उसका जॉन रोल्स का कोट है, उसे आप एज इट इज लिख सकते हैं चाहे तो। इफ लॉ एंड गवर्नमेंट एक्ट एफिशिएंटली टू कीप द मार्केट कॉम्पिटिटिव, अगर वो मार्केट को कॉम्पिटिटिव रखती है, रिसोर्सफुली रखती है, एम्प्लॉयड रखती है, प्रॉपर्टी एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टाइम, जो प्रॉपर्टी है और जो पैसा है वो सबको बराबर बराबर टाइम टू टाइम मिलता रहे, बढ़ता रहे, एंड मेंटेन अप्रोप्रिएट सोशल मिनिमम, सबको समाज में सब कुछ मिलता रहे बराबर तरीके से, देन इफ देयर इज अ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये सब करने के लिए, सबको बराबर रखने के लिए, इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ी बात है सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देना। और सबको बराबर अपॉर्चुनिटी किस तरह से मिल सकती है? एजुकेशन फॉर ऑल। जी हाँ, हमारे देश में लागू हो चुका है RTE, राइट टू एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन हर किसी का हक है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से असमानता को खत्म किया जा सकता है। गरीब का बेटा भी, रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी IIT में पढ़ सकता है। जो क्रिटिक है जॉन रोल्स के, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। 3 क्रिटिक है मेन जॉन रोल्स के, वो आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला जो क्रिटिक है जॉन रोल्स का वो ये है, वो ब्रायन बैरी के जरिए दिया गया क्रिटिक है। ब्रायन बैरी ने 3 चीज़ें कही है। उन्होंने पहली चीज़ कही है, ये कैसे समाज में पता लगाया जा सके कि कौन सबसे कम फायदे में है। ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है, कौन इंडिविजुअल या कौन सोशल ग्रुप सबसे कम फायदे में है, और उसके लिए फिर उस प्रैक्टिकली एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करना, ये बड़ी दिक्कत वाली चीज है। दूसरा, उन्होंने कहा जो रोल्स सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, जो नोशन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, वो समझ से परे है। तीसरा, उन्होंने जो तीसरी बात कही है, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग। ये जो चीजें होती हैं इन्हें कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग, यानी संविधान के जरिए समाज की इंजीनियरिंग करना, समाज में जहां लूप होल्स हैं उन्हें भरना, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, लॉ के जरिए उन्हें देना, और उसके जरिए वो छेद भर जाएं, वो उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग। जो रोल्स यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो बहुत ही फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल शब्द का इस्तेमाल किया, फ्रेजाइल मतलब बहुत ही नाजुक है। अगर जरा सा भी इधर से उधर हुआ तो इसका गलत परिणाम भी आ सकता है। जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसी है, रिजर्वेशन पॉलिसी भी एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग ही है, और अगर वो गलत तरह से इंप्लीमेंट की जाए तो उसके कई तरह के खतरनाक परिणाम भी आते हैं। दूसरा, नॉर्मन पी बैरी ने जो अपना आर्ग्यूमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि जो रोल्स कह रहे हैं वो क्या है, वो एक तरह की दोबारा ही वही बात है, रीस्टेटमेंट ऑफ लिबरल कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल। जो लिबरल कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल है उसी को दोबारा दोहरा रहे हैं वो दूसरी भाषा में। वो कह रहे हैं कि कैसे ऐसा हो सकता है कि हम किसी को जो द प्लेजर ऑफ द बेटर ऑफ हाउएवर ग्रेट कैन नॉट बी कंपनसेट फॉर द पेन ऑफ द वर्स्ट ऑफ। यानी किस तरह से इस असमानता को आप खत्म कर सकते हो, कैसे जो अमीर आदमी है, जो ज्यादा कमा रहा है, उसके छीन के आप दूसरों को बांट दोगे, इस तरह से आप कैसे कर सकते हो? उसकी जिम्मेदार वो तो नहीं है ना। तीसरी चीज जो आती है, द पॉजिटिव लिबरल थिंकर मैकपर्सन हैज आर्ग्यूड, उन्होंने कहा है कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो सोसाइटी ही इस तरह की है, वो ऊंच नीच की है, भेदभाव की है। उसके अंदर एक अमीर होगा, एक गरीब होगा, एक के पास ज्यादा पैसा होगा, एक के पास कम पैसा होगा। ये हमेशा ही होना है। एक क्लास तो बनेगी ना, जब सोसाइटी आएगी, समाज आएगी, तो उसके अंदर किसी काम कुछ होगा, किसी काम कुछ होगा। रिक्शे वाले को आप 1 लाख रुपए सैलरी तो नहीं दे सकते ना। तो जब ऐसा आप नहीं कर सकते तो एक क्लास दूसरी क्लास को डोमिनेट करेगी, और जब को डोमिनेट करेगी तो आपका जस्टिस का प्रिंसिपल फेल होता है, यानी इनइक्वालिटी समाज से नहीं हट सकती। तो दोस्तों यही जॉन रोल्स की थ्योरी थी। इसके 3 क्रिटिक मैंने आपको बताया। जो 2 थ्योरी बीच में मैंने आपको बताई वो प्रॉपरली आपको एज इट इज लिखनी है। अगर आप जॉन रोल्स की थ्योरी को अच्छी तरह पढ़ना चाहते हैं तो जॉन रोल्स की थ्योरी, पहली बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो BA प्रोग्राम के बच्चे हैं उनका भी जरूर आता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये क्वेश्चन, और जो BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के फर्स्ट ईयर के बच्चे उनके भी जरूर आता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह रट लीजिए। 5 से 6 पन्नों में इस क्वेश्चन को आपको करके आना है। दोनों प्रिंसिपल को एज इट इज लिख के आना है, क्रिटिक को एज इट इज लिख के आना है। अगर इसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, SOL की जो आपको स्टडी मटेरियल मिला हुआ है पॉलिटिकल थ्योरी का, वो बेस्ट है। उसके अंदर आपको मिल जाएगा बड़े आराम से, पेज नंबर 46 पे है शायद, पेज नंबर 46 पे आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी तरह लिखा हुआ है। मैंने जो आपको पढ़ाया है वो भी वहीं से बनाया हुआ है।
अगर आप अलग से कोई बुक लेना चाहते हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी की आप अशोक आचार्य की बुक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरह उसमें मटेरियल रिटर्न है। दोस्तों मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस किस तरह की किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं, ताकि मैं उन्हीं टॉपिक्स पे बताऊँ आपको वीडियो। पिछली कुछ वीडियोस मैंने बनाई जिन पे शायद आप लोग वो नहीं चाहते, वीडियोस मुझे बहुत कम लाइक्स मिल रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अपनी तरफ से मुझे बताएं और फिर वो टॉपिक में लेके आपके सामने आऊँ ताकि सबका बेटर यूज़ हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि अगर आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो हो सकता है कि किन्हीं और बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो इतना ही सोच के कि किसी ना किसी का भला हो जाएगा जस्टिस के तौर पे, आप प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।